नमस्कार मित्रों और मेरे सुंदर सुंदर छात्र। तो फाइनली बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी करके इस बात को फाइनल कर दिया कि बोर्ड में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या 100 यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री में और बायो में 70 और मैथ में, हिंदी में, इंग्लिश में 100 होंगे, यानी 100% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे इस बार। ये आपके सामने फिजिक्स का मॉडल पेपर का ये हमने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। पूरा ये पेपर भी दिखा देंगे आप लोगों को, सब प्रश्न यहाँ हमने रखा हुआ है। ठीक है, आप चाहे तो इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं आराम से, हम आपको खुद दे देंगे टेलीग्राम पर। आप भी स्मार्ट शिक्षा टेलीग्राम पर कीजिए, भी स्मार्ट शिक्षा चैनल का नाम सर्च कीजिए और वहाँ आपको आराम से मिल जाएगा। भी स्मार्ट शिक्षा सर्च कीजिएगा तो ठीक, हम डाल देंगे वहाँ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो हंसते हुए मुस्कुराते, अब इससे बड़ी बात क्या चाहिए आप लोगों को कि 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से 35 आपको बनाने होंगे। हाँ, तो करते हैं शुभारंभ इन 70 सवालों को, और 70 में 70 आपके 100% यानी 100% सही उत्तर हम देंगे। पूरा रिसर्च करके आए हैं, देर आए हैं पर दुरुस्त आए हैं। सर ज़रूरी है ये? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से कुछ प्रश्न बोर्ड में पूछे जाएंगे। हर एक साल पूछे गए हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे ही, और इसमें कुछ बड़े डीप में सवाल पूछे गए हैं तो उन पर ज़्यादा फोकस, क्योंकि वो सवाल आने के चांसेस रहेंगे। तो 70 है, 10-12 तो बनते ही हैं, 15 भी आ सकते हैं। ठीक, तो बढ़िया से पढ़िएगा। पहला सवाल कह रहा है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है 1.8 × 10⁻11 कूलाम प्रति केजी। दूसरा सवाल, देखिए बोर्ड ने दूसरे सवाल में ही गलती कर रखी है। विद्युत क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और कह रहा है कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड में द्विध्रुव, जैसे मान लीजिए कि ये द्विध्रुव है, इस पर -q है, इस पर +q है, दोनों के बीच की दूरी d है, और मान लीजिए इसका चुंबकीय घूर्ण P है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है। तो कह रहे हैं कि इसको घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो देखिए, द्विध्रुव को घुमाने में जो किया गया कार्य होता है W, किया गया जो कार्य होता है W बराबर होता है P × E 1 - cos थीटा। लेकिन यहाँ पर जो बोर्ड ने लिखी है वो समझ के पढ़े है, ME, P के जगह पर M का प्रयोग कर दिया गया है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर जो है ये B हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा सुधार करके, और वो होगा PE × 1 - cos थीटा। याद रहेगा, थीटा। चलिए अगला सवाल किसी माध्यम का अपेक्षिक परावैधुता होता है। देखिए, किसी भी माध्यम की अगर अपेक्षिक परावैधुता चाहिए आपको, अपेक्षिक परावैधुता, तो क्या कीजिए, उस माध्यम के विद्युतशीलता को आप निर्वात की विद्युतशीलता से भाग दे दीजिए, तो आ जाएगा ऑप्शन सी। संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है। जैसे समांतर क्रम संयोजन कर दिया गया है, नहीं संधारित्रों को, ये समांतर क्रम संयोजन हो गया। तो कह रहे हैं कि कौन सी राशि समान रहेगी। देखिए, दोनों पर विभव का जो मान होगा वो समान रहेगा, क्योंकि समांतर क्रम में हमने जोड़ा है, तो विभवांतर सेम रहेगा। आवेश अलग अलग हो सकता हो तो प्लेट पर डिपेंड करेगा, ऊर्जा भी अलग अलग, धारिता भी अलग अलग हो सकती है, बस विभवांतर सेम रहेगा। एक तार का प्रतिरोध R है, इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध कितना होगा। देखिए, अगर तार इतना है, खींचकर आप इतना कर देते हो, मतलब व्यास इसका आधा कर दिया जाए, खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध हो जाएगा। देखिए, थोड़ा सा सवाल पूर्ण नहीं है, ये देखा जाए तो पूर्ण सवाल नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि जैसे भी इसे आधा करेंगे इसका व्यास खींच करके, तो इसकी लंबाई दुगनी हो जाएगी। हाँ सर, आधा करेंगे तो लंबाई तो बढ़ेगा ना। तो देखिए, जो हमारा प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध वो क्या होता है, वो होता है ρ × L/A। ठीक, तो अगर हम आगे देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, लंबाई दुगना हो जाएगी तो 2L, ρ × 2L बट्टा
ये आधा हो जा रहा है, व्यास आधा तो क्षेत्रफल आधा हो जाएगा, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 दूनी के 4, यानी कितना हो जाएगा, ये क्या लिखे हैं, रो लिखे हैं, वाह माफ़ कीजिएगा, ये रो नहीं है, ये रो नहीं है, ठीक। तो हो जाएगा कितना, 2 दूनी के 4, यानी रो इंटू 4L/A, देख रहे हो 4 गुना हो जाएगा, 2 गुना तार की लंबाई बढ़ने के कारण और 2 गुना उसका व्यास आधा होने के कारण, तो 2 दूनी के 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक। थोड़ा यहाँ लिखने में दिक्कत हो गया पर समझ गए होंगे आप लोग अब तक। अगला सवाल, वायु में रखी गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। देखिए वायु में अगर गोलीय चालक है तो उसकी जो कैपेसिटी होती है C, वो होता है 4πε0 ये होता है गोलीय चालक की धारिता। तो किसके समानुपाती है, त्रिज्या के, सिंपल एकदम। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र, अगर समरूप विद्युत क्षेत्र x की दिशा में है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र हमको पता करना है, नहीं इस तरह से एक रख दिया गया है, तो समविभवी तल होगा, याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत होता है, एकदम लंबवत, एकदम लंबवत होगा। तो अगर ये x दिशा में है तो वो YZ तल में होगा, YZ माफ कीजिएगा, ठीक। ये बोलने में ना कभी कभी सीट बोलते हैं तो फंस जाता है आवाज़, तो YZ तल में होगा, लंबवत होता है तो निश्चित है x में होगा तो वो YZ में हो जाएगा, सॉरी YZ है ना, माफ़ कीजिएगा, ये तो XZ है, माफ़ कीजिएगा, ये हो गया गलती हमसे, और ये बोले सही थे बस गलती कर दिए, ये रहा ऑप्शन C, ठीक, ऑप्शन C YZ तल। आप तक तो कितने कमेंट कर दिए, अरे सर गलती, हाँ इतना तेज ना बनो, इतना तेज ना बनो। विद्युतशीलता का मात्रक है, विद्युतशीलता देखिए अगर हम कुलाम बाबा का नियम लगाते हैं तो होता है 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/R², ये है कुलाम का नियम। हाँ सर जी, यही है कुलाम का नियम, पढ़ाया भी आपने, बिल्कुल। हमें चाहिए ε0 यानी विद्युतशीलता, तो इसको ला दीजिए इधर, इसको इधर लाइए। तो अगर हम यहाँ से इसको हटाते हैं, यहाँ से इसको हटाते हैं, ठीक ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से इसको अगर हम हटाते हैं तो यहाँ जाएगा वो, जी सर। अब यहाँ से ये इसको हटाइएगा, F को, तो अगर इसको यहाँ से हटा दिया जाएगा तो सर ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो अब बताइए इसका मात्रक क्या होगा, ये क्या है कूलम्ब स्क्वायर, ये क्या है बल तो न्यूटन, और ये क्या है दूरी तो मीटर स्क्वायर, तो कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। विद्युत सेतु, सॉरी माफ कीजिएगा, मीटर सेतु की तार बनी होती है। देखिए मीटर सेतु, जो मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज, उसमें ऐसा तार लगाया जाता है जिस पर ताप का प्रभाव बहुत कम पड़े, और ऐसा काम मैग्नीज कर सकता है, सॉरी माफ कीजिएगा मैग्नीन, मैग्नीन बता रहे हैं कौन कौन कर सकते हैं, मैग्नीन कर सकता है, टंगस्टन कर सकता है, जर्मन सिल्वर कर सकता है। तो ये कुछ ऐसे हैं जो कर सकते हैं ये काम, तो इन्हीं लोगों का प्रयोग किया जाता है। तो दिए गए ऑप्शन में मैग्नीन आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक। चुंबकीय प्रेरण, ये कैसा सवाल, वेक्टर बी तथा चुंबकन की तीव्रता वेक्टर एम के बीच संबंध है। देखिए इसके बारे में तो हम पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है हमको इसका उत्तर बताने में, तो आपको अगर उत्तर पता हो तो प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है। एक ये ऐसा सवाल है जिसका उत्तर हम खोज नहीं पाए, मतलब हमारी अभी तक वहाँ पहुँच नहीं है, ठीक, नहीं पढ़ पाए हैं, खोजना पड़ेगा, गूगल महोदय से देखना पड़ेगा, तो वो सब अभी टाइम नहीं हमारे पास, जल्दी आपके लिए आए हम, ठीक है। शाम को कोचिंग पढ़ाए, उसके बाद लगे आप लोगों के लिए इसी काम पे। दो समांतर दर्पण इसे रख दीजिए, के बीच रखी गई एक वस्तु का प्रतिबिंब होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये समांतर में 2 दर्पण रखे गए, हालांकि समतल दर्पण हो तो ठीक रहे, नहीं तो अगर समांतर रखे गए हैं तो इनमें कितना प्रतिबिंब बनेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक वस्तु है, तो इधर भी प्रतिबिंब, फिर इधर भी प्रतिबिंब, इधर प्रतिबिंब, इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, मतलब इस तरह से इनका प्रतिबिंब अनंत बन जाएगा। किसी गोलीय दर्पण का पास्य आवर्धन m हो तो अनुदैर्ध्य आवर्धन होगा m², याद करना होगा आपको। देखिए अगला सवाल बड़ा सुंदर सवाल है,
कह रहा है कि अगर किसी प्रकाश का किसी दो माध्यमों में, ये गला को क्या हो गया भाई, चलिए कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, थोड़ा स्वास्थ्य खराब है अगर किसी प्रकाश का किसी दो माध्यमों में तरंगदैर्घ्य λ1 और λ2 हो तो स्नेल का नियम होगा। देखिए स्नेल महोदय ने बताया था कि साइन आई बटा साइन आर यानी आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का जो मान होता है वो होता है μ2 बट्टा μ1। अगर माध्यम के अपवर्तनांक इस तरह से दिए हो तो, लेकिन यहाँ देखिए सवाल घुमा कर पूछा है ना बोर्ड, घुमा कर पूछा है बोर्ड ने। तो अगर हमें तरंगदैर्घ्य दे दिया जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, स्नेल का वही नियम याद रखना है, बस एक चीज उल्टा कर देना है और वो ये है कि लैम्डा में पहले माध्यम के लिए पहले होगा और दूसरे माध्यम के लिए नीचे होगा। ये होगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगर अपवर्तनांक देगा तो μ2 बटा μ1 और अगर लैम्डा देगा यानी तरंगदैर्घ्य देगा तो λ1 बटा λ2। उल्टा याद रखने हैं, चमका होगा। किस कारण से वायु का बुलबुला पानी में चमकता है? देखिए वायु का बुलबुला जब पानी में जाता है, वायु का बुलबुला, तो वो चमकने लगता है। इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए इसके पीछे का सिंपल सा कारण है कि जैसे वायु का बुलबुला है, या वायु का क्या है, बुलबुला है। अब आपको पता है कि वायु है ये, ठीक, हवा है, इसको बड़ा बनाते हैं, हवा है। आपने पढ़ा होगा घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर भागती है। लेकिन जब ऐसा एंगल दे दिया जाए कि ये अपने ही माध्यम में लौट आए, क्या बार ऐसा होता है कि एक एंगल पे अपने ही माध्यम में लौट आता है, इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और यही वो रीजन होता है कि हवा का बुलबुला पूर्ण आंतरिक परावर्तन करने लगता है और इसीलिए चमकता है, क्योंकि पूरा प्रकाश क्या कर रहा है, परावर्तित कर रहा है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पूरा का पूरा प्रकाश परिवर्तित कर देता है, तो फिर चमकना तो लाजमी है। अगला सवाल, दो उत्तल लेंस को संपर्क में रख दिया जाए तो समतुल्य लेंस क्या होगा? उत्तल ही होगा, उत्तल ही होगा भाई, समतुल्य लेंस। देखिए किसी भी दो लेंसों के समायोजन का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो दोनों को जोड़ा जाए तो क्या मिलेगा आपको? फिर प्लस का ही मान मिलेगा। हाँ सर, तो उत्तल ही होगा। जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरती है तो किस रंग के लिए विचलन कोण का मान सबसे अधिक होता है? ध्यान दीजिएगा, विचलन कोण का मान कह रहा है। जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरती है तो किस रंग के लिए विचलन कोण का मान, ये देखिए ये प्रिज्म है, ठीक, ये हो गया। और ये मान लीजिए कि एक किरण है, ये क्या हो गया भाई, ये इधर जा रहा है, इस तरह से इस तरह से इस तरह से, ऊपर होता है लाल और नीचे होता है बैगनी, ठीक। तो किसके लिए विचलन कोण? विचलन कोण देखिए, ये प्रकाश को जाना इसे था नहीं, तो ये जो एंगल बनता है, ये जो अलग अलग एंगल बन रहा है इसके साथ, इसको बोलते हैं विचलन कोण। तो किसके लिए विचलन कोण सबसे ज़्यादा होगा? बैगनी के लिए, सबसे ज़्यादा वही विचलित होती है। आर त्रिज्या वाले गोलीय संधारित्र की धारिता होती है, देखिए आर त्रिज्या वाले गोलीय संधारित्र की धारिता होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये होता है आर त्रिज्या वाले गोलीय संधारित्र की धारिता। वहाँ आवेश से क्या लेना देना है हमको समझ में नहीं आ रहा है, और यहाँ जो चारों विकल्प दिए गए हैं ये हमारे समझ से परे है। तो आपको ये याद रखना है कि आर त्रिज्या वाले गोलीय संधारित्र की धारिता होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। शायद ये बोर्ड से मिसप्रिंटिंग हो गया है सवाल। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात होता है, ठीक। देखिए अगर हम अक्षीय स्थिति की बात करें तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई बट्टा आर क्यू।
और अगर आप अक्षीय की बात कीजिएगा तो वहाँ होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बट्टा आर क्यू। अगर इन दोनों का अनुपात निकाले तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, मैंने आर क्यू से आर क्यू, ऊपर 2 नीचे 1 यानी 2:1 आंसर हो जाएगा 2:1। यहाँ पूरा डिटेल में बताएं आप लोगों को। ये अक्षीय स्थिति में होता है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पी बट्टा आर क्यू, और ये निरक्षीय में होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बट्टा आर क्यू। तो घटाएंगे तो 2:1। आवेश पुनर्वितरण में क्षय होता है। जब आवेश का पुनर्वितरण होता है तो क्या होता है, आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होगा, और जब प्रतिकर्षण होगा तो कुछ ऊर्जा जो है नष्ट हो जाएगी, क्षय हो जाएगा उसका। तो ऊर्जा, आवेश थोड़े होगा, ना ही उसकी मात्रा होगी, ऊर्जा नष्ट होगी, पुनर्वितरण जाने में खर्च होगा, काम होगा। तो समान प्रतिरोध वाले इन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम, देखिए श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोधों को जोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम से प्राप्त समतुल्य प्रतिरोधों का अनुपात होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए आपको समझा रहे हैं, ये एक प्रतिरोध है, ये एक प्रतिरोध है, ये एक प्रतिरोध है, ठीक है, 3 प्रतिरोध है। इनको हमने मान लीजिए श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब ये हो गया मान लो 2 ओम का, ये भी 2 ओम का, और ये भी 2 ओम का, तो तीनों मिलके कितने हो जाएंगे, 6 ओम। यानी कुल मिला के कहें तो ये सब डायरेक्टली ऐड हो जा रहा है, यानी जितना नंबर उतना गुना हो जाए। 3 गए तो 3 दूना 6, नहीं 3 को हो जा रहा है तो 3 दूना 6। तो पहले श्रेणी क्रम का आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, सब अब आएगा समझ में। समांतर क्रम में क्या होता है, 1/1 करके तो उतना से भाग दिया जाता है। तो यहाँ हो जा रहा है, यानी यहाँ कर रहे हैं हम नंबर से गुना, जितने भी हैं उनके नंबर से गुना कर रहे हैं, ठीक। और यहाँ पर जो होता है उसी नंबर से भाग करते हैं, उसी नंबर से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, चौथा बट्टा ऊपर चला जाएगा, तो 3 का 3, 3 स्क्वायर, यानी नंबर हमने 3 लिया तो 3 का स्क्वायर, अगर नंबर n ले ले तो n का स्क्वायर, आंसर होगा n का स्क्वायर। समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर हमने 3 प्रतिरोध लिया था, तो श्रेणी क्रम के लिए 2 × 3 और समांतर क्रम के 2/3, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 चौथा बट्टा ऊपर जाएगा, तो 3 का स्क्वायर, यानी 3 नंबर लिया हमने, 3 प्रतिरोध लिए तो 3 का स्क्वायर, 4 ले तो 4 का स्क्वायर, 5 का ले तो 5 का स्क्वायर, तो n लेंगे तो n का स्क्वायर। जब एक विद्युत द्विध्रुव बंद सतह से घिरा हुआ हो तो बंद सतह पर विद्युत फ्लक्स का मान होगा। देखिए एक विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव, तो विद्युत द्विध्रुव है तो उसमें प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, नहीं प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। तो कह रहा है कि अगर ये बंद है तो बंद सतह पर विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, बंद सतह पर विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। सोचिए, देखिए जो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज, विद्युत फ्लक्स का मतलब क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का मतलब होता है कि उससे निकलने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। तो प्लस वाला विद्युत क्षेत्र जो है इसे क्या करेगा, निकलेगा नहीं इधर से, और माइनस वाला जो है अंदर की तरफ क्या करेगा, आएगा इसे, विद्युत द्विध्रुव है तो इस सिचुएशन में क्या होगा, दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे और शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अरे यार काम करना कभी कभी बंद कर दे रहा है। तो अगला सवाल है कि टेजेंट गैल्वेनोमीटर अधिकतम सुग्राही होता है जब विक्षेप कोण होता है। देखिए जब विक्षेप कोण जो है π/4 हो तो वो अधिकतम सुग्राही होता है, यानी अच्छे से काम करता है, तब अच्छे से क्या करता है, काम करता है। अगला सवाल, चोक कुंडली का शक्ति गुणांक होता है। देखिए चोक कुंडली का शक्ति गुणांक जो है 0 होता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का क्षय ही नहीं होता है, ऊर्जा का बिल्कुल क्षय नहीं होता है, तो इसलिए इसका शक्ति गुणांक 0 होगा। समान वेग से चलता आवेश उत्पन्न करता है। अगर समान वेग से यानी रफ्तार सेम है और आवेश क्या कर रहा है, गति कर रहा है, जैसे तार है और इसमें मान लीजिए कि आवेश क्या कर रहा है, गति कर रहा है, धारा बह रही है, आवेश तो गति करेगा ही, आवेश क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो समान वेग से अगर आवेश गति करेगा तो वो क्या उत्पन्न करेगा, क्या उत्पन्न करेगा। तो देखिए एक तो वो गति कर रहा है, तो गति करने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, और चूंकि आवेश है तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र,
मतलब विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, तो आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों, याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। बढ़ जाए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है कि एक कार्बन प्रतिरोध के अंतिम छोर पर बना बैंड सुनहला है, इसका सहिष्णुता होगी। सुनहला देखिए मतलब गोल्डन, गोल्डन, सुनहला, सुनहला, बढ़िया क्वेश्चन है। कार्बन प्रतिरोध में मतलब इसकी जो सहिष्णुता होती है, त्रुटि जो होती है, कितना होता है, तो ये होता है 5%, 5%, याद रखिएगा। रुपाला पूछता तो 10%, 5%। चलिए अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। फैराडे नियतांक का मात्रक है, फैराडे महोदय, फैराडे। तो देखिए फैराडे नियतांक का जो मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति कूलाम्ब, मोल प्रति कूलाम्ब, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल, शक्ति रहित धारा का परिपथ होता है, शक्ति रहित मतलब वांटहीन धारा, धारा शक्ति के बिना है, वांटहीन है, तो ऐसे सिचुएशन में उसका परिपथ कैसा होगा। तो देखिए शक्तिहीन मतलब धाराहीन जो है, वांटहीन धारा जो होती है वो शुद्ध धारितीय भी होती है और शुद्ध प्रेरक भी होती है, दोनों के लिए वांटहीन धारा होती है। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दे रहा है ए और बी दे रहा है, तो ये नहीं होगा, बी और सी होगा, बी और सी होगा, बी और सी होगा। अगला सवाल, कह रहा है ये ना माइक गिर गया। चलिए अगला कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग एवं चुंबकीय तरंग के बीच का कालांतर होता है। देखिए आपको पता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में जो विद्युत तरंग है, इन विद्युतीय क्षेत्र जो होता है और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होता है, तो कालांतर कितना होगा, पाई/2, पाई/2 होगा, सिंपल एकदम। अगला सवाल, यदि समान फोकस दूरी, यदि समान फोकस दूरी f के दो लेंस संपर्क में समान प्रधान अक्ष पर रखे जाएं तो समतुल्य फोकस दूरी होगी। बढ़िया सवाल है। देखिए जो फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी का संयोजन होता है 1/f बराबर होता है 1/f1 प्लस 1/f2। दोनों की फोकस f है तो दोनों को जोड़ दिए जाए 1/f प्लस 1/f, तो कितना हो जाएगा 2/f। तो इस तरह से जो f होगा, टोटल f जो होगा, टोटल f वो कितना हो जाएगा, f/2 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल, चलिए थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ते हैं, हम लोग बोर हो गए होंगे, थोड़ा आवाज़ भी। कह रहे कि एक उत्तल लेंस का ऊपरी आधा भाग को यदि काला कर दिया जाए, लो भाई ये है उत्तल लेंस, इसके ऊपरी भाग आधे को कर दिया हमने काला, सरी काला है, लाल से लिख रहे हो, लो लाते हैं काला, ये है उत्तल लेंस, ठीक, और इसके ऊपरी भाग को आधा को कर दिया गया काला। तो कह रहा है कि उसके सामने रखी प्रतिबिंब, तो उसके सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब के साथ क्या होगा, उसका आकार बढ़ेगा, नन्ना, बिल्कुल ना, आकार घटेगा, तनिक ना, तीव्रता घटेगी, जी हाँ तीव्रता घट जाएगी, जो तीव्रता है उसकी वो घट जाएगी क्योंकि उसमें प्रवेश करने वाले किरणों की मात्रा कम हो जाएगी, तो तीव्रता घट जाएगी, सिंपल है सर, अपने तो पढ़ा ही नहीं। हाँ, सामान्य मानव आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी
होती है। कौन नहीं जानता है स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी? कौन नहीं जानता है? सबको पता रहता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। अगला सवाल, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। मतलब जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश टकराता है तो क्या होता है कि इससे फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। क्या निकलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, इसको प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। तो इसकी ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है? प्रकाश की तीव्रता पर। जितना प्रकाश की तीव्रता होता है उतना ही फोटोन की ऊर्जा होती है। अल्फा कण है, देखिए अल्फा कण क्या होता है? ये होता है हीलियम का नाभिक। हीलियम का नाभिक अल्फा कण है, हीलियम का नाभिक है। ट्रांजिस्टर में पीएन जंक्शन की संख्या होती है। देखिए कोई भी ट्रांजिस्टर ले लीजिए, चाहे आप NPN ले लीजिए या PNP ले लीजिए, इन दोनों में पीएन जंक्शन की संख्या 2 होती है। ट्रांजिस्टर के धारा गुणांक अल्फा तथा बीटा का संबंध है। तो देखिए अल्फा और बीटा में ट्रांजिस्टर के लिए संबंध है अल्फा बराबर बीटा बट्टा बीटा प्लस 1। देखिए तो कहाँ है ये? हाँ ये में, तो ये हो जाएगा। तप्त तारा, सॉरी वाह, तप्त तारा नहीं सॉरी, तप्त धारा। ये तो पहले बोर्ड ने गलत लिखा हुआ है, पूरा गलत लिखा हुआ है। तप्त धारा थोड़े होता है, तप्त तार होता है। तप्त तार एमीटर, एमीटर। हाँ चलिए, तो कह रहा है कि इसमें ये कौन सा संबंध सही है? धारा समानुपाती है विक्षेप के, धारा समानुपाती है विक्षेप के स्क्वायर के। ये क्या है भाई? उल्टा का ऑप्शन दिया गया है। हाँ समझ के पढ़े हैं। एक तो सवाल गलती, ऊपर से ऑप्शन गलती। इतनी गलती ना चलेगी रे बाबा, इतना गलती का है? ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। देखिए जो तप्त तार एमीटर होता है उसमें जो विक्षोभ है यानी थीटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के। और यहाँ बोर्ड महोदय ने पूरी कहानी पलट दी है। अब हम करें तो करें क्या, करें तो करें क्या, तो कर क्या सकते हैं? ये आप लोग याद रखिएगा। हम ऑप्शन पे रिस्क नहीं लेंगे, उसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ये होता है कि विक्षोभ जो होता है वो आई स्क्वायर के समानुपाती होता है, पर बोर्ड महोदय ने उल्टा दिया हुआ है। अगला सवाल, एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। देखिए एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है R बट्टा रूट अंदर आ स्क्वायर प्लस, दिख रहा है? लिख, पता रहता है सबको, बोलकर समय क्यों बर्बाद। निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता अधिकतम है? देखिए इसमें से जो सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता वाला है वो गामा किरण। गामा बड़ी इसकी पावरफुल भेदन क्षमता होती है, बड़ी पावरफुल। ये लोहे के प्लेट तक को भेद देता है, लोहे के प्लेट तक को। तो फिर लगा लीजिए अंदाजा कितनी विभेदन क्षमता है। हाँ, द्रव्यमान संख्या A तथा नाभिक के त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? हाँ देखिए जो त्रिज्या होती है, जो त्रिज्या होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है द्रव्यमान संख्या के पावर 1/3 के, पावर 1/3 के। याद रखिएगा। किधर है भाई? ऑप्शन सी। अगला ऑप्शन, सूर्य की ऊर्जा का कारण है। सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है किस कारण आ रही है? देखिए सूर्य में होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, दो हल्के परमाणु मिलते हैं, दो हल्के हल्के परमाणु मिलते हैं तो बड़ा परमाणु बन जाता है। सॉरी परमाणु नहीं, माफ कीजिएगा, नाभिक मिलते हैं तो बड़ा नाभिक बनता है और इसी को बोलते हैं नाभिकीय संलयन। और इस दौरान मुक्त होती है ढेर सारी ऊर्जा। सूर्य बाबा उसी ऊर्जा को दे रहे हैं हमें। अगला सवाल कह रहे कि 1 किलोग्राम, वाह किलोग्राम, किलोग्राम होता है सर जी, किलोग्राम। ठीक, तो बोर्ड ने कैसी कैसी गलती की है, देख रहे हो ना विनोद, बोर्ड कितना गलती कर रहा है। 1 किलोग्राम मात्रा के तुल्य ऊर्जा लगभग होती है। ठीक, विकल्प आप लोग पढ़ लीजिए। हम आपको फिजिक्स के चच्चा यानी आइंस्टीन महोदय
का नियम बताने जा रहे हैं। E बराबर mc²। अब इसमें हम मान पुट करेंगे, फिर देखेंगे कितना आ रहा है। द्रव्यमान कितना है 1, और ये है प्रकाश का वेग जो कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इस पर स्क्वायर डाल दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये तो 1 है तो 1 गुना करने का कोई फ़ायदा नहीं, मैंने उतना ही होगा। 3 के 9 पर करेंगे तो, और 10⁸ है तो पावर का पावर तो गुना हो जाता है, तो 10⁻16, तो 9 × 10⁻16। देखिए तो इसमें से किसके बराबर है, देखिए 10⁻16 है और 9 खुद भी लगभग 10 के बराबर है, तो यानी कि इसको लगभग 10⁻17 बोला जा सकता है। जी सर, तो 10⁻17 जूल, लगभग 10⁻17 जूल आंसर होगा। चलिए, ये क्या हो गया भाई, ये बिना काम के चल गया, टिपते ही। कह रहा है कि पश्च अभिनत डायोड है, इसमें कौन ऐसा डायोड है जो पश्च अभिनत डायोड है, जेनर डायोड, जेनर डायोड। हाँ, बढ़िया सवाल। इस तरह के सवाल तो हर एक साल पूछे गए हैं, एकदम पूछे जाएंगे। नैंड गेट यानी NAND गेट के लिए बुलिये व्यंजक है, देखिए एंड गेट, एंड गेट, एंड गेट के लिए बुलिये व्यंजक होता है, बता दे रहे हैं आप लोगों को। एंड गेट के लिए जो बुलिये व्यंजक होता है वो होता है A + B बराबर, सॉरी माफ कीजिएगा, A × B बराबर Y। अब यदि NAND पूछ दे तो क्या होगा सर, ऊपर नॉट लग जाएगा, तो A × B नॉट, रेखिंग बोल सकते हैं आप लोग, बराबर Y। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर यही पूछता और गेट का, कभी कभी और गेट का भी पूछ देता है, और गेट, तो उसके लिए होता है A + B बराबर Y। और यदि नॉर का पूछे, नॉर का, तो उसके लिए होगा A + B पे रेकरिंग बराबर Y। तो यहाँ से एक सवाल एकदम आने ही आने हैं। मानव नेत्र का विभेदन क्षमता होता है, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता होती है 1/60 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं 1 सेकेंड। तो ये होगा ऑप्शन ए, 1 सेकेंड। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित राशियां हैं, नाभिकीय अभिक्रिया में कौन सी राशि जो है संरक्षित रहती है, तो याद रखिएगा उसमें आवेश, कोणीय संवेग, रैखिक संवेग, सब के सब संरक्षित रहते हैं, तो उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होगा, हीरा से ज़्यादा किसका होगा, हीरा का अपर्तनांक होता है 2.42, कांच का होता है 1.5, जल का होता है 1.33, एल्कोहल का तो पता नहीं है पर इसी के आसपास होगा, हीरा का सबसे ज़्यादा होता है, तभी तो चमकता है एकदम। 2 प्रकाश स्रोत शब्द होता है जब उनके बीच का कलांतर, देखिए जब उनके बीच का कलांतर यदि नियत रहेगा तो ही 2 प्रकाश शब्द होंगे। गर्म करने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध, देखिए अर्धचालक का जो प्रतिरोध है गर्म करने पर घटने लगता है, घटने लगता है, आंसर होगा घटता है, और चालकता बढ़ जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित आवेश स्वतंत्र होता है, देखिए जब विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है तो माइकल फैराडे क्या बताए थे कि किसी भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में जो उत्पन्न विद्युत धारा होगा वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा, तो फ्लक्स में परिवर्तन पर तो निर्भर करेगा, जितना समय लेगा वो उतना आवेश बहता जाएगा, लेकिन प्रतिरोध से उसको कोई लेना देना नहीं होता है, प्रतिरोध से कोई लेना देना नहीं है आवेश को। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम
किसके संरक्षण का परिणाम है? उन्होंने कहा था, फैराडे कहते हैं अपने नियम में कि उससे धारा तभी तक बहेगी जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा, यानी कि हमें एक ऊर्जा के बदले दूसरी ऊर्जा मिलेगी, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम को फॉलो कर रहा है उनका नियम। फोटॉन का विराम द्रव्यमान, जब फोटॉन विराम अवस्था में होता है तो उसका द्रव्यमान 0 होता है। फोटॉन को मासलेस माना गया है। 4 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? देखिए, जो लेंस की क्षमता होती है वो होती है 1/f। अब यहाँ पर 4 डायोप्टर दे दिया है तो 1/f, अगर f हम यहाँ लेकर आ जाए तो क्या हो जाएगा 1/4। अगर इसको हम दशमलव में चेंज करें, दशमलव में चेंज कर दे तो कितना आएगा 0.25 नहीं, और ये जो सूत्र होता है किस पर अप्लाई होता है? मीटर पर। तो आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल। समान समायोजन में, समान नहीं सामान्य, सामान्य समायोजन में एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता यानी m बराबर होता है 1 + d/f। ऑप्शन ए। अवरोध के किनारे द्वारा प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। सर द्वारा तो लिखा ही नहीं है, बोर्ड ने छोड़ दिया है, तो क्या करें हम। अगर कोई अवरोधक है, अवरोधक, और उसके किनारे से, जैसे मान लो ये है, ये अवरोधक है, और यहाँ से प्रकाश आया और ये ऐसे क्या कर गया, बेंड हो गया, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। हीरा के लिए क्रांतिक कोण होता है, हीरा के लिए क्रांतिक कोण होता है 24.41 डिग्री, 24.41 डिग्री। कई बार जल का भी पूछता है, तो जल का होता है 48, याद रखिएगा। कांच के समांतर सतह की पट्टी की फोकस दूरी होती है। कांच का समांतर सतह है तो फोकस दूरी क्या होगा? अनंत होगा। भाई मुड़ेगा तब ना फोकस। पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। देखिए, किसी भी पतले प्रिज्म के लिए जो न्यूनतम विचलन कोण है वो होता है μ-1 × a। ऑप्शन सी। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर कोण होता है। देखिए, व्यतिकरण जो होता है 2 प्रकार का, एक होता है रचनात्मक व्यतिकरण और एक होता है विनाशी व्यतिकरण। तो रचनात्मक के लिए जो कलांतर होता है वो होता है 2n π, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगर यही विनाशी पूछता, विनाशी व्यतिकरण, तो ये हो जाता है 2n+1 × π। प्रकाश के एक फोटोन की ऊर्जा का प्रकाश होता है। देखिए, इन सभी ऑप्शनों को अगर ध्यान से देखिए प्रकाश की कर रहे हैं तो प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, नहीं। अब आपको हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जो लाल रंग है, लाल का जो लाल रंग है, लाल रंग, उसके फोटोन की ऊर्जा सबसे कम होती है, लगभग 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो बैगनी है उसके फोटोन की ऊर्जा सबसे अधिक होती है, किसका तरंग दैर्घ्य कम है तो ज़्यादा होगा फोटोन की ऊर्जा। तो इसका जो लगभग होता है 3.2 कुछ होता है, ठीक। तो इस हिसाब से अगर हम प्रकाश के रंगों के रिस्पेक्ट में देखें तो ऑप्शन बी बिल्कुल एकदम सही है, 100% सही है, ठीक। निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रकाश के कण प्रकृति को प्रदर्शित करता है? मैंने कौन ऐसी घटना है जो बताता है कि प्रकाश कण के रूप में भी बिहेव करता है? तो देखिए, जब धातु की सतह पर प्रकाश आता है तो प्लांक महोदय क्या बताते हैं कि ये जो है ऊर्जा का छोटा छोटा बंडल के रूप में आता है, जिसे फोटोन कहते हैं, और ये अपनी समस्त ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। तो कौन सा ऐसा घटना है जो कण बता रहा है इसको? प्रकाश विद्युत प्रभाव। उससे पहले फिजिक्स के पप्पा बताए थे न्यूटन जी, लेकिन फेल हो गए थे, तब प्लांक कहे कि हम करते हैं। चलिए, तो 60 प्रश्नों को हमने निपटा लिया और 10 प्रश्न बच गए, तो मज़े मज़े में इसको भी निपटा लेते हैं। थोड़े जल्दी में है इसलिए थोड़ा कम मतलब समझा रहे हैं उनके डिटेल्स को, बहुत डीप में भी सवाल पूछा है। निम्नलिखित में कौन सा कण विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र में एक साथ एक ही समय
रहने पर अचर वेग से जा सकता है। देखिए मतलब अचर वेग से तो वहीं जाएगा जो विक्षेपित नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, विक्षेपित हो जाता है वो, चुंबकीय क्षेत्र में भी विद्युत क्षेत्र में भी। फोटॉन भी विक्षेपित हो जाता है। किंतु अगर हम बात करें, सॉरी फोटॉन बोले, माफ़ कीजिएगा, प्रोटॉन, फोटॉन, तो ये जो है नहीं विक्षेपित होगा, ये विक्षेपित नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा सी। नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड महोदय। यही थे जिन्होंने बताया था कि परमाणु के अंदर अधिकांश भाग खाली है, छोटे से केंद्र में उसका द्रव्यमान निहित है, इसी को बोलते हैं नाभिक, और नोबेल प्राइज जीत लिए। हाँ, तो रदरफोर्ड महोदय ही नाभिक के खोज किए थे, याद रखिएगा। उन्होंने बताया कि परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻10 मीटर की कोटि की होती है, लेकिन नाभिक जो होता है वो 10⁻⁻15 की कोटि का होता है, यानी इससे बहुत ही छोटा होता है वो। अगला, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के लिए कौन सी राशि समान है? तो देखिए द्रव्यमान तो अलग अलग होता है सबका। इलेक्ट्रॉन का तो द्रव्यमान लगभग नगण्य, आवेश अलग अलग। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस में चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस में चार्ज, सेम ही रहता है। संवेग अलग ही अलग होगा, इलेक्ट्रॉन का संवेग अलग होता है। ऊर्जा हो सकता है अगर ये तीनों ना हो तो। हम ऊर्जा के विषय में इसलिए कंफर्म बोल रहे हैं क्योंकि ये तीनों नहीं हो सकते हैं, तो ऊर्जा। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, जब भी देखिए प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दे और आपसे पूछे कि आवृत्ति क्या होगी, तो यहाँ देखिएगा आप कितना पाई दिया है, जितना पाई दिया उसका आधा कर लीजिएगा, उतना ही आवृत्ति होता है। 100 पाई दिया है, 50 टच। कई बार पूछा भी है, सोचना नहीं है। ये लाल से ब्लैक हो गया, नहीं अच्छा नहीं लग रहा। अगला, जर्मेनियम का बैंड अंतराल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दो अर्धचालक हैं, और इन्होंने जो आधुनिक फिजिक्स है उसके मतलब क्या कहें, क्रांति ला दिया उस दुनिया में। याद रखिएगा जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन, इसका बैंड अंतराल होता है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन हमसे सिलिकॉन का पूछा ही नहीं है, हमसे तो पूछा ही जर्मेनियम का। तो जर्मेनियम का होता है 0.7, लगभग होता है इतना, ऐसे 0.67 होता है एक्यूरेट, तो आंसर सी हो जाएगा। यदि किसी धातु का कार्यफलन 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसकी देहली तरंग दैर्घ्य होगा। देखिए दिए गए विकल्पों के आधार पर तो देहली तरंग दैर्घ्य उसका 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ठीक। लगभग ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार बनाया जाता है, क्यों? ताकि ऊर्जा के क्षय को कम किया जा सके, ऊर्जा के क्षय कम हो इसीलिए। और क्यों करते हैं? किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक होता है। देखिए किसी भी अर्धचालक का जो तापमान गुणांक यानी अल्फा है वो हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्यों? क्योंकि अर्धचालक में होता क्या है, ताप बढ़ने से इसका जो प्रतिरोध है वो कम होते जाता है, ऋणात्मक हो जाएगा। रेडियो, आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कह रहे एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु 1600 वर्ष है, इसकी माध्य आयु होगी। देखिए रेडियो एक्टिव तत्व के लिए अर्ध आयु यानी टी हाफ, और उसकी औसत आयु में क्या संबंध है? ये संबंध है 0.6931 और टी ए। हमको टी ए चाहिए ना, टी ए यानी औसत आयु चाहिए, तो टी हाफ से क्या करेगा, भाग दे देगा। टी हाफ से क्या करेगा, भाग दे देगा। मतलब ये वाला, मतलब कुल मिला के कहें तो यहाँ लिख दे रहे हैं हम, टी ए बराबर हो जाएगा टी हाफ बटा 0.6931। चलिए टी हाफ कितना दिया है, टी हाफ कितना दिया है भाई, टी हाफ कितना दिया है? टी हाफ आपको दे दिया है, टी हाफ दे दिया है 1600, नहीं 1600, और ये कितना है 0.6931। अगर हम दशमलव उड़ा दें तो कितने ऊपर जाएंगे जीरो? सर 4 जीरो जाएंगे, ऊपर ही जीरो जा रहा है। कहानी में तो बड़ी मज़ा आ रहा है, 4 जीरो जाएंगे। अगर हम इसको भाग दें तो कितने से भाग दिया जाए? लगभग मान लो 70 से भाग दे देते, नहीं ठीक रहेगा।
चलो 70 से भाग दे दो, 1600 को वो 4 जीरो को बाद में संभाला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 70 दूना 140। जी सर 140। बचेगा कितना, जगह नहीं है, पेज ले लेते हैं और भाग देते हैं, इधर आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, नहीं ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, शानदार रहेगा, ज़बरदस्त रहेगा, समझ लीजिए आखिरी क्वेश्चन है। तो 1600 गुने 10 के पावर 4 से भाग देना है। चलो इससे भाग देते हैं, फिर 10 के पावर 4 को देख लिया जाएगा। 70 दूना 140 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 20, नहीं 1 जीरो लेंगे, फिर कितना हो जाएगा 7 त्रिके 21, ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर कितना करना होगा 70 दूना ही करना होगा, नहीं 70 दूना ही करना होगा, 140 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक, अगर हम यहाँ लेंगे 60 पर तो 1 जीरो, अभी 4 जीरो और हैं 10 के पावर 4 का, तो ले सकते हैं हम लोग। अब कितना हो जाएगा, तो 7 आठे 56, 7 आठे 56, 56 इतना हो जाएगा। देखिए तो इतना कहाँ दे रहा है, दे रहा है कहीं पर, ये क्या कहीं गलत हो गया क्या, कहीं गलत हो गया क्या, 2 2 8, ये क्या दे रहा है, तो ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है, कहाँ गलती कर दी हम लोग, कोई तो गलती नहीं है। टी ए बराबर वही होगा, टी हाफ बराबर 0.6931। अगर हम इसको भाग दें, अच्छा 70 से भाग, थोड़ा ज़्यादा ले लिए, नहीं थोड़ा ज़्यादा ले लिए हैं, तो ज़्यादा से भाग दे रहे हम लोग, हाँ हाँ तो ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा से भाग दिए हैं, कम से भाग देते तो कम हो जाता, तो ये हो जाएगा ऑप्शन। 70 से भाग दे रहे हम लोग, तो लगभग ये हो जाएगा। क्लियर, तो इसी के साथ हम लोग ने 70 में 70 निपटा लिए। हालांकि 2 प्रश्नों में डाउट रह गया, ठीक, तो उसका अगर जवाब आपको पता हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, अन्यथा सर ठीक से बोला कीजिए, अन्यथा हम कमेंट में पिन कर देंगे। चलिए तो चलते हैं, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर आपको ये इसका PDF चाहिए, जो मतलब क्या बोल रहे हैं, मॉडल पेपर चाहिए आप लोगों को, तो आप टेलीग्राम पर वी स्मार्ट शिक्षा को सर्च कीजिए, और फिर चैनल जो होगा उसको ज्वाइन कर लीजिए आप लोग चाहे तो, अन्यथा वहाँ मिल जाएंगे आपको, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, चलते हैं।